नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार होने चाहिए और होंगे। टॉपिक है आज हमारा मौर्य साम्राज्य का। तो मौर्य साम्राज्य के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक से संबंधित अभी तक जो पिछले कई 5-7 सालों में जो प्रश्न आए बेटा, उन प्रश्नों की हम चर्चा करने चलेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछे गए, और बहुत कुछ आपको मिलेगा इन प्रश्नों से, आपको बहुत कुछ इन प्रश्नों से मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में आप बेटा बने रहें। तो देखते हैं पहला प्रश्न, आराम से देखिएगा और अपना रिवीजन करिएगा। जैसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में बेटा, सौराष्ट्र में सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सौराष्ट्र, आपका पूरा डिटेल बताते चलेंगे, आप चिंता ना करें। देखिए सौराष्ट्र कहां पे पड़ता है बेटा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सौराष्ट्र नामक जो जगह है वो कहां पे है बेटा। सौराष्ट्र कहां पे है बेटा? गुजरात में। ठीक है, एक जगह पड़ती है गिरनार। ठीक है, और यहीं पर स्थित है गिरनार। जो जगह पड़ती है वो किसके अंतर्गत आती है? जूनागढ़ के अंतर्गत आती है। यहीं पर एक स्थान, एक जगह जूनागढ़ पड़ती है। तो यहां पर पानी की बड़ी समस्या थी बेटा। किसकी समस्या थी? पानी की बहुत समस्या थी इधर। इस वजह से एक झील का निर्माण वहां के लोगों को पानी देने के लिए कराया गया। निर्माण कराया गया पानी देने के लिए, वहां के आसपास के लोगों को, सिंचाई के लिए, है ना। पानी किसके लिए? सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए भी इस झील का निर्माण कराया गया। कहां पे? गिरनार में। अब सौराष्ट्र है कहां पे बेटा? जो नए बालक देख रहे होंगे वो बेटा गुजरात में आता है। ये जगह कहां पड़ती है? गुजरात में पड़ती है जगह। ठीक है, कहां पर पड़ती है? गुजरात में। तो इस झील का जो निर्माण कराया बेटा, वो किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण कराया था सबसे पहले, यदि हम बात करते हैं तो। और चंद्रगुप्त मौर्य का वैसे राज्यपाल था, एक राज्यपाल की हम बेटा चर्चा करें तो पुष्यगुप्त राज्यपाल का नाम था। क्या नाम था बेटा? पुष्यगुप्त, जो राज्यपाल इन्होंने बना करके रखा था। कहां का? सौराष्ट्र का। लिख लेना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यहां का जो राज्यपाल था बेटा, एक एक पॉइंट लिख लेना बेटा। क्या नाम था इसका? पुष्यगुप्त था। ये यहां का राज्यपाल था। किसने बना करके रखा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सौराष्ट्र की व्यवस्था को देखता था राज्यपाल। ठीक है, हालांकि राज्यपाल को मौर्य साम्राज्य में कुमार या आर्य कहा गया बेटा। जो राज्यपाल शब्द है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न पूछा गया कि राज्यपाल को क्या कहा जाता था। तो राज्यपाल को बेटा कुमार शब्द दिया गया, या राज्यपाल को बेटा क्या कहा गया? आर्य कहा गया बेटा राज्यपाल को। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। या तो आर्य आपको मिलेगा पढ़ने को, या कुमार। प्रीवियस एग्जाम आप उठा करके देखोगे तो ये पूछा गया कई बार बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक भी है, रुद्रदामन भी है और समुद्रगुप्त भी है इसमें ऑप्शंस में देखोगे तो आप, है ना। इन्होंने क्या कराया था? इन्होंने इस झील का पुनः निर्माण कराया। समुद्रगुप्त ने नहीं कराया था, इन दोनों ने मरम्मत कराई थी इस झील की। इन दोनों ने इस झील की क्या कराई थी बेटा? मरम्मत भी कराई थी। ये प्रश्न आता है, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो अशोक ने भी कराई और रुद्रदामन ने भी कराई थी। रुद्रदामन भी वहां का एक शासक था बेटा। कहां का शासक था? सौराष्ट्र का ही शासक था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, शक, समस्या? ऐसे ही चर्चा करेंगे आराम से, एक एक प्रश्न पर आप चिंता ना करो। कोई भी एग्जाम दे लेना बेटा, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन शासक एंटियोकस। एंटियोकस कहां का शासक था बेटा? एंटियोकस जो शासक पूछा गया है, ये राजा पूछा गया है, क्या नाम है बेटा इसका? एंटियोकस। कहां का था? अशोक का समकालीन था। गले में बड़ी समस्या है, इसे ठीक कराएंगे। वैसे पढ़ा भी ज्यादा नहीं रहे, लेकिन गले में दिक्कत ज्यादा हो रही है। तो अशोक का समकालीन शासक था, ये सीरिया का शासक था। समकालीन शासक कहां का था बेटा? सीरिया का। आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया। ठीक है, कहां का शासक था बेटा? सीरिया का शासक था। क्या नाम है इसका? एंटियोकस। याद रखिएगा, सीरिया का शासक था, अशोक का समकालीन था। यानी कि समकालीन का मतलब, जब अशोक शासन करता था भारत में, उस समय सीरिया में कौन शासन करता था? एंटियोकस करता था, है ना। और सीरिया की इस समय की राजधानी क्या है? आप जानते ही हैं बेटा मेरे भाई। राजधानी क्या है सीरिया की? दमिश्क। और यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन, बहुत इस समय करंट में बात करेंगे तो एक आतंकवादी संगठन है, इसका नाम है ISIS।
बड़ा खूंखार आतंकवादी संगठन है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा, है ना। कोई दिक्कत समस्या जहां तक बताइएगा कमेंट करके। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीरिया। सिर का लिखा हुआ है कि मिस प्रिंट हो गया, सीरिया है सही आंसर। अशोक ने लैंड कर को घटा दिया था, भूमि कर को घटा दिया था अशोक ने, लेकिन इस टैक्स को घटाया था, ये ऑप्शंस गलत दे दिए हैं, कहां पर, जब लुम्बिनी की यात्रा पर सम्राट अशोक गया था। कहां पर गया था बेटा, लुम्बिनी की यात्रा करी थी सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में अशोक कहां की यात्रा करता है बेटा, लुम्बिनी की यात्रा करता है अशोक। कहां की यात्रा करता है बेटा, लुम्बिनी की। और लुम्बिनी आप जानते हैं कहां पे, नेपाल में। और लुम्बिनी में जन्म किसका हुआ, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का मतलब होता है बेटा ज्ञान। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध है ना, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा गया बेटा, महात्मा बुद्ध को। आप भी ज्योतिपुंज बनिए, आप भी प्रकाशित करिए अपने आसपास की दुनिया को, आसपास के माहौल को। तो 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करी, तो वहां पर जाकर के टैक्स को कम कर दिया था, और टैक्स की दर कर दी थी 1/8। 1/8 टैक्स की दर कर दी थी। और इसका उल्लेख बेटा हमें देखने को मिलता है, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है बेटा रुम्मनदेही अभिलेख में। एक अभिलेख है, लिख लेना, एक अभिलेख है रुम्मनदेही अभिलेख, यहां पर उल्लेख मिलता है, ठीक है। रुम्मनदेही अभिलेख में उल्लेख इसका मिलता है बेटा, है ना। कोई दिक्कत यहां तक बताइएगा। तो आप लिख लेना 1/8 टैक्स की दर कर दी थी, जो कि इन ऑप्शंस में नहीं है। ये डिटेल्स लिख लेना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न, एक एक डिटेल लिखिएगा, आराम से लिखिएगा। अशोक का जन्म, अशोक का जन्म तो मगध में ही हुआ था, जहां पर उनके पिताजी शासन कर रहे थे। लेकिन प्रश्न ऐसे छपना था ये कि बुद्ध के जन्म से संबंधित कौन सा स्थान था, है ना, या बुद्ध के जन्म को स्पष्ट करता है कौन सा अभिलेख अशोक का, प्रश्न ऐसे आना था, है ना। अशोक के जन्म की बात करें तो बेटा अशोक का जन्म भी आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अशोक का जन्म भी कहां हुआ होगा, अशोक का जन्म कहां पे हुआ बेटा, मगध में, है ना। अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार, तो मगध में शासन। लेकिन प्रश्न ये नहीं आता है, प्रश्न आता है बेटा, क्या प्रश्न आता है मेरे भाई, प्रश्न ऐसे आना से चाहिए था कि कौन सा अभिलेख है जो बुद्ध के जन्म को स्पष्ट करता है। तो मैंने अभी बताया है, जो स्पष्ट करता है वो कौन सा स्पष्ट करता है, रुम्मनदेही। ये बुद्ध के जन्म के बारे में बताता है बेटा, किसके जन्म के बारे में बताता है, बुद्ध के जन्म के बारे में बताता है। इसे नोट करिएगा आप, ठीक है। और एकमात्र अभिलेख है, ये सबसे छोटा अभिलेख भी पढ़ते हैं इसको, कैसा पढ़ते हैं बेटा, सबसे छोटा अभिलेख भी इसको पढ़ा जाता है रुम्मनदेही को। और कहां से प्राप्त हुआ था, ये नेपाल से ही प्राप्त हुआ था। अशोक की यात्रा के बारे में बताता है ये, और अर्थतंत्र के बारे में बताता है। एकमात्र अभिलेख जो अशोक के अर्थतंत्र यानी कि टैक्स व्यवस्था के बारे में बताता है, कर व्यवस्था के बारे में बताता है। और इसी में बताया गया कि अशोक ने यहां से एक टैक्स माफ कर दिया था जिसका नाम था बलि। एक बलि कर चलता था यहां पे, उसे माफ कर दिया था अशोक ने। कहां से माफ कर दिया था, जगह का नाम कहां गया, लुम्बिनी से माफ कर दिया था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था बेटा, लुम्बिनी में हुआ था। इससे यह स्पष्ट होता है कहां पे हुआ था बेटा, लुम्बिनी में, ठीक है। ये वाले पॉइंट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितनी सेना थी भाई। विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य जो स्थापित किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और सबसे पहला साम्राज्य भारत के भीतर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये पॉइंट लिखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का पहला साम्राज्य बेटा, विश्व का पहला साम्राज्य किसने स्थापित किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है बेटा। सबसे पहला साम्राज्य किसकी मदद से किया था आपको पता ही है, चाणक्य की सहायता से। सबसे पहला साम्राज्य स्थापित किया था चाणक्य की सहायता से किया था। प्रधानमंत्री थे चाणक्य किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्होंने संपूर्ण भारत को, चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को क्या कर दिया था, रौंद दिया था। कहते हैं कि संपूर्ण भारत को जीत लिया था इन्होंने, रौंद दिया था मतलब जीत लिया था। ऐसा कुछ यूनानी लोग कहते हैं, जिसमें एक जस्टिन कहता है, प्लनी कहता है, प्लूटार्क कहता है। कौन कौन से यूनानी बोलते हैं बेटा इस बात को, एक जस्टिन नाम का यूनानी है, एक प्लूटार्क नाम का यूनानी है बेटा, और एक प्लनी नाम का यूनानी है।
ये कहते हैं तीनों के चंद्रगुप्त मौर्य पर सबसे बड़ी सेना थी इतिहास की। 6 लाख की सेना रखता था चंद्रगुप्त मौर्य। कितने लोग थे बेटा? 6 लाख सैनिक थे इनकी सेना में, और इन्होंने पूरे भारत को रौंद दिया था 6 लाख की सेना के साथ, और पहला साम्राज्य स्थापित इन्होंने किया था। तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा हमारा? 6 लाख की सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और पहला साम्राज्य था जिन्होंने रौंद दिया था पूरे इलाके को, पूरे संपूर्ण भारत को बेटा, संपूर्ण भारत को रौंद दिया था बात करें तो बेटा। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप। इसी तरीके से आपको बेटा एक एक डिटेल में क्लास दूंगा मैं, पूरी डिटेल में क्लास, ठीक है। टॉपिक के बाद लाया करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन विदेशी लेखक कौन कौन थे। विदेशी लेखक कौन कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन विदेशी लेखक बेटा, यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे उस समय कौन कौन से यूनानी लेखक थे जो लिख रहे थे अलग अलग चीजों को। तो देखिए कौन कौन से थे। प्लूटार्क था, टॉलमी का उल्लेख नहीं है, हेरोडोटस के बारे में भी उल्लेख है ना, इनके बारे में उल्लेख है। ये तो राजा था वहां का, टॉलमी सेकंड मिस्र का राजा हुआ करता था। फ्लाडेल फर्स्ट, टॉलमी सेकंड मिस्र का राजकुमार था, मिस्र का राजा था। ये दोनों के बारे में उल्लेख है, प्लूटार्क और हेरोडोटस, जैसे इतिहास का पिता भी कहते हैं, इतिहास का पिता भी कहते हैं ना, हिस्ट्री का जनक भी कहते हैं। तो ये दोनों थे, आंसर दोनों हो जाएगा बेटा इसका। अगला देखते हैं, अशोक का उपनाम क्या था। सम्राट अशोक का उपनाम है ना, सम्राट अशोक का प्रियदर्शी, सम्राट, चक्रवर्ती या विक्रमादित्य। तो देखिए सम्राट अशोक को चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ऐसे बोला जाता था, है ना। और प्रियदर्शी भी कहा गया सम्राट अशोक को। क्या कहा गया बेटा? प्रियदर्शी, है ना, प्रियदर्शी के नाम से भी सम्राट अशोक को जाना गया। देवताओं का प्रिय कहा गया सम्राट अशोक को। क्या कहा गया बेटा? देवताओं का प्रिय कहा गया। तो आंसर एक भी हो जाएगा, आंसर सी भी हो जाएगा, लेकिन एक लगाइएगा। चाणक्य का असली नाम क्या था? चाणक्य के तो सभी नाम ही थे भाई साहब, विष्णुगुप्त कहते थे, ये वैसे बचपन का नाम था। चाणक्य के क्या क्या नाम थे देखो, चाणक्य के बारे में अगर हम बात करने चलें थोड़ा सा, तो ये व्यक्ति था चाणक्य। इसका एक नाम था कौटिल्य बेटा, दूसरा नाम था क्या था? विष्णुगुप्त, ये बचपन का नाम था इनका, ठीक है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी बेटा? अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी है, ठीक है। इसमें एक सिद्धांत दिया है इन्होंने, इसमें एक सिद्धांत दिया है सप्तांग का, सप्तांग का सिद्धांत दिया है। सप्तांग का मतलब यानी कि राज्य को चलाने के लिए, राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए कितने अंग होने चाहिए? 7 अंग होने चाहिए, 7 पार्ट होने चाहिए। सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र के भीतर बेटा इसने दिया है। किसने दिया मेरे भाई? इसी ने दिया है। अर्थशास्त्र जिसने लिखी, किसने लिखी अर्थशास्त्र बेटा? कौटिल्य ने लिखी अर्थशास्त्र, है ना। तो सप्तांग सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस पुस्तक की अगर बात करें तो इस पुस्तक को लिखा गया है, किस आधार पर लिखा गया है इस पुस्तक को? पुस्तक में राजनीति कैसे की जाती है, राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। ये नोट करिएगा बेटा, राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है इसके अंदर, है ना। ये भी पॉइंट नोट करिएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। मेरे जैसे सभी मनुष्यों का संबंध मेरी संतान से है, यह वाक्य के सबलेख में आता है, यह वाक्य के सबलेख में आता है। मेरे जैसे सभी मनुष्यों का संबंध मेरी संतान से है। अशोक, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ऐसे नाम दे दिए हैं इसमें। तो आप समझ रहे हैं भाई, सम्राट अशोक से संबंध था। मेरे जैसे सभी मनुष्यों का संबंध मेरी संतान, यानी कि जैसा मैं हूं ऐसे जितने भी मनुष्य हैं वो सभी मेरी संतान है। ऐसा सम्राट अशोक के एक अभिलेख में मिलती है जानकारी। तो इसके हिसाब से तो आंसर अशोक अभिलेख है, लेकिन ये वाली बात इन्होंने दूसरे शिलालेख में बोली है। ये बात कौन से में बेटा? दूसरे शिलालेख में, नोट कर लीजिएगा। सेकंड शिलालेख में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, सभी लोग मेरी संतान है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य को कितने वर्गों में बांटा गया था? कितने वर्गों में तो नहीं बोलेंगे, कितने राज्यों में बांटा गया था मौर्य साम्राज्य को। और राज्य जी सम्राट अशोक के समय में बांटे गए थे, है ना। तो देखो आंसर देख लो पहले, 5 राज्यों का उल्लेख आता है बेटा यहां पे। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन सा साम्राज्य बेटा? मौर्य साम्राज्य, है ना। सबसे बड़ा साम्राज्य था भाई, दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हो। बहुत सीमाएं थी इसकी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में।
तो 5 राज्य कौन कौन से थे जिन राज्यों में सम्राट अशोक ने चर्चा करी है? इन 5 राज्यों में डिटेल में लिख लेना, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो यहां से कवर हो जाएगा पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा बेटा यहां से अच्छे से। जैसे एक राज्य था उत्तरापथ, ठीक है, दूसरा राज्य था कलिंग। ये सम्राट अशोक के राज्य थे जो कि 5 राज्य थे, बहुत प्रसिद्ध 5 राज्य। तीसरा था प्राची, और एक चौथा था सुवर्णगिरी करके नाम था, और 5वां जो राज्य था वो अवंती था, जैसे उज्जैन बोलते हैं ना मध्य प्रदेश में, आपने सुना होगा। इसकी राजधानी थी बेटा तक्षशिला। कलिंग की राजधानी थी बेटा तोसली। राजधानी आती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। प्राची की राजधानी मध्य प्रदेश में बात करते हैं, जैसे जो मध्य वाला हिस्सा है, मध्य भारत करके पढ़ते थे, मध्य भारत आप लिख सकते हो यहां पे उस समय। सुवर्ण की दक्षिण भारत, सुवर्णगिरी मतलब दक्षिण भारत, यानी कि कर्नाटक वाला हिस्सा, यहां पे कर्नाटक वाला हिस्सा है ना, कर्नाटक वाला हिस्सा ही बोलते थे मेरे ख्याल से सुवर्णगिरी को, और अवंती उज्जैन वाला हिस्सा था। ये 5 हिस्सों में विभाजित था सम्राट अशोक का पूरा राजकाज, जो बहुत बड़े 5 राज्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य तो इधर पढ़ के आया था। ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तक्षशिला। सबसे पुराना विश्वविद्यालय दुनिया का तक्षशिला, पाकिस्तान में स्थित है, पेशावर में स्थित है, और यहां पे सहवाजगढ़ी और मनसेहरा नामक अभिलेख भी मिले, ठीक है। कौन से अभिलेख मिले? मानसेहरा और सहवाजगढ़ी। आई बात समझ में? कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में मिले थे बेटा। ये 5 राज्यों का उल्लेख है, तो आंसर 5 आएगा इसमें। अगला देख लेते हैं, देखिए इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका तो आपको पता ही होगा किसने लिखी है। इंडिका में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। कौन सा कलर हो रखा है? येलो। तो मेगास्थनीज ने लिखी भाई इंडिका। इंडिका को किसने लिखा बेटा? मेगास्थनीज ने। अब कैसे है देखो, क्रम देख लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले भारत में कौन आता है बेटा? सिकंदर। सिकंदर आक्रमण करने आता है ना सबसे पहले, ठीक है बेटा। सिकंदर के बाद कौन रहता है इधर? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर था, यह सिकंदर का ही सेनापति था। और सेल्यूकस निकेटर के बाद कौन तर रहता है बेटा इधर? मेगास्थनीज। ऐसे करके चर्चा होती है इन तीनों के बारे में। तीनों कौन थे? यूनानी थे, तीनों यूनान से आए थे भारत में। तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी बेटा? इंडिका। तो भारतीय समाज को 7 हिस्सों में बांटा है इसने। कितने हिस्सों में बांटा है बेटा? 7 हिस्सों में बांटा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है इस पुस्तक के भीतर, इंडिका में जो सबसे ज्यादा बल दिया गया है या सबसे ज्यादा लिखा गया है, सबसे ज्यादा छापा गया है, तो किसानों के बारे में, कृषकों के बारे में छापा गया है। कृषकों के बारे में सबसे ज्यादा छापा गया, और सबसे कम छापा गया है दार्शनिक के बारे में, है ना। एक पार्ट इसका दार्शनिक को समर्पित है, एक पार्ट कृषकों को, जो इंडिका है। कितने हिस्सों में बांटती है भारतीय समाज को? 7 हिस्सों में। इन 7 हिस्सों में एक हिस्सा कृषकों का यानी कि किसानों का, एक हिस्सा दार्शनिक का भी है ना। सैनिक भी हैं इसके अंदर, अमात्य भी हैं, जैसे अलग अलग करके 7 हिस्से बने हुए। तो सबसे ज्यादा काम कहां पे किया गया? किसानों के ऊपर। तो 7 हिस्सों में इंडिका ने भारतीय समाज को बांटा है। राइटर का नाम मेगास्थनीज, जो कि यूनानी था। किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और जो भारत का बेटा नाम है, भारत का नाम क्या है? इंडिया, जो इंग्लिश वाला नाम है बेटा, ये नाम है ना इंडिया। इंडिया भी कहां से मिला है? मेगास्थनीज, सॉरी माफ कीजिए, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से मिलता है। जी इंडिका पुस्तक से मिलता है ये वाला नाम बेटा। कोई दिक्कत बताइएगा, कोई समस्या हो, शक समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा। मौर्य काल में जहाज रानी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? जहाज रानी का प्रमुख उद्देश्य बेटा मौर्य काल में, है ना। जैसे शब्द आ जाए आपके सामने लिखा हुआ, जहाज रानी का संबंध किससे था? क्या सेंस था इसका? तो जहाज रानी का सबसे बड़ा क्या होता था? व्यापार से सेंस था। व्यापार करते थे इसके माध्यम से, है ना। क्या करते थे बेटा? व्यापार करते थे इसके माध्यम से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। मौर्य काल में जहाज रानी का संबंध व्यापार से, यानी कि पानी के जहाजों के माध्यम से व्यापार होता। क्या होता था मेरे भाई? व्यापार होता था। ठीक है, बताइएगा कोई समस्या। आगे चलते हैं। सिक्के डालने का काम जैसे आज भी होता है ना हमारे देश में, सिक्के डालने का काम होता है कि नहीं होता है? अलग अलग जगह, जैसे कलकत्ता में होता है, मुंबई में होता है, और बहुत सारे स्थान है भारत के, अलग अलग शहर हैं, यहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं आरबीआई की तरफ से, है ना। क्योंकि कौन देखता है इन सारे कार्यों को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जिसका कल ही स्थापना दिवस मनाया गया था, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी आरबीआई की। लेकिन मौर्य साम्राज्य में सिक्के ढालने का, सिक्कों को बनाने का, ढालना शब्द ही इस्तेमाल करते हैं, कौन करता था इनमें? तो ऑप्शन थोड़े से गलत छप गए, यहाँ थोड़े नहीं पूरे ही गलत छप गए। सिक्के डालने का कार्य कौन करता था? मैं आंसर आपको बता देता हूं, आंसर लिख लेना, लक्षणा अध्यक्ष। ये एक पद होता था और ये वाला जो व्यक्ति इस पद पर बैठता था वो सिक्के डालने के काम को देखता था, सिक्कों के काम को ये वाला व्यक्ति देखता था, लक्षणा अध्यक्ष, है ना। ये 4 ऑप्शंस थोड़ा मिस्टेक से आ गए इस तरफ, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो लक्षणा अध्यक्ष सिक्कों को ढालने का काम करता था, यहां पे सिक्के ढाले जाते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में मिलते हैं? जो अशोक के स्तंभ लेख हैं बेटा, वो कौन सी लिपि में मिलते हैं सबसे ज्यादा? ब्राह्मी लिपि में। आपको पता ही है कौन सी लिपि में मिलते हैं बेटा? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं कि नहीं मिलते? 3 लिपियों का उल्लेख किया गया। कौन सी 3 लिपियों का उल्लेख किया गया बेटा? लिपियों का उल्लेख किया गया है 3 लिपियों का। तो कौन कौन सी 3 लिपियों का उल्लेख है बेटा इधर? एक अरमाइक लिपि है, अरमाइक लिपि का जो अवलेख मिला है वो कहां पे मिला है बेटा? अफगानिस्तान में मिला है। इसके अलावा खरोष्टी लिपि, और इसके अलावा बेटा कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो ज्यादातर जितने भी स्तंभ लेख मिले हैं वो कौन सी लिपि में मिले? ब्राह्मी लिपि में। खरोष्टी लिपि में सहवाजगढ़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों कहां से मिले बेटा? पाकिस्तान से। ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं, वो हिंदुस्तान में है। अरमाइक लिपि में जो मिले हैं इसे ग्रीक भी बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं इसको? ग्रीक भी बोलते हैं। ये कहां पे स्थित है? अफगानिस्तान में इसके पता चला या खोज हुई थी। बताइए कोई समस्या हो तो? नहीं होनी चाहिए। आंसर लगा दिया, लगा दिया, ब्राह्मी लिपि है ना। आगे देखते हैं। अशोक के अवलेखों में प्रांतों का उल्लेख है। कितने प्रांतों का उल्लेख है? 5 प्रांतों का उल्लेख है भाई, अभी बताया था मैंने, 5 प्रांतों में बांटा गया है। आगे देखिए, मौर्य काल में प्रमुख प्रांतों में कौन से शामिल थे? सभी शामिल थे। उत्तरापथवी था, तक्षशिला इसकी राजधानी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। आंसर सभी हो जाएगा, ये सभी सम्राट अशोक के प्रांत थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में दास प्रथा का उल्लेख है कि नहीं था? दास प्रथा, दास प्रथा नहीं थी ऐसा जो इंडिका लिखी गई है मेगास्थनीज की वो कहती है, वो पुस्तक में बताया गया कि दास प्रथा का उल्लेख इधर नहीं था। ठीक है, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना करी, बिल्कुल करी सब, श्रीनगर की स्थापना। कौन सा ग्रंथ कहता है इस बात को? ये वाला कहता है, राजतरंगिणी। भाई श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने करी। राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसको कल्हड़ के द्वारा लिखा गया, ऐसे ये पुस्तक कहती है कि स्थापना करी थी भाई सम्राट अशोक ने। ठीक है, कौन सी नदी बहती है आपको बताइए? श्रीनगर में कमेंट में बताइएगा कौन सी नदी बहती है, कौन सी झील पर स्थित है, कमेंट में बताइएगा मेरे भाई, है ना। आगे देखिए, सिरवड़ बेलगोला, ये कर्नाटक में, ये वही जगह है बेटा जहां पर सिरवड़ बेलगोला, ये वही जगह है जहां पर क्या हुआ था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ बेटा। किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ, जो कि जैन धर्म को मानते थे, है ना। और यहां पे क्या अपनाया था बेटा इन्होंने? संथारा अपनाया था। और संथारा क्या बोलते हैं बेटा? उपवास वाली, उपवास वाली प्रथा होती है संथारा बेटा, है ना। इसी संथारा प्रथा के तहत क्या हुआ था? संथारा प्रथा के तहत इन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया था। तो वही जगह है, सिरवड़ बेलगोला बहुत प्रसिद्ध जगह है बेटा, बहुत फेमस जगह है ना। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। संथारा अपना करके किनके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ गए थे। कर्नाटक है ना, यहां पर महामस्तका अभिषेक होता है एक, जैसे हमारे यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है 12 सालों बाद, ऐसे ही जैन धर्म में एक त्योहार है बेटा, एक फेस्टिवल है महामस्तका अभिषेक, 12 सालों बाद आता है ये, है ना। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिमा है यहाँ पे जैन धर्म के जो पहले गुरु थे, पहले गुरु कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव, सबसे पहले नंबर के ऋषभदेव थे। और 24वें नंबर के कौन थे? महावीर स्वामी। तो ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली, उनकी प्रतिमा है यहाँ पे। तो उनकी प्रतिमा को दूध दही घी से नहलाया जाता है, एक त्योहार है उनका भी, जैसे हमारे यहाँ महाकुंभ का त्योहार आता है, इसी तरीके का बेटा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के किस स्थान पर गए थे? जे किस स्थान पर गए थे, ये वाला वो क्वेश्चन था जो मैंने अभी कराया। यहाँ ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक से डल गए, है ना।
वो कर्नाटक ही गए थे। यहां पे जो ऑप्शन दूसरे गलती से आ गए हैं ना। कहां पे गए थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला अंतिम दिनों में, अपने अंतिम समय में। धर्म महापात्र कौन होते थे? ये देखो धार्मिक अधिकारी होते थे। देखो यहां से पहचानो, पहला ही शब्द क्या है बेटा इसमें? धर्म। बस यहीं से आंसर आ जाएगा। यही तो देखना होता है। कौन होते थे? धार्मिक अधिकारी होते थे। और धार्मिक अधिकारियों को क्या बोलते हैं? पुरोहित। और पुरोहित मतलब पंडित जी, जो धर्म का काम करते हैं। पुरोहित किसे कहते हैं बेटा? जो पंडित जी होते हैं, हमारे ब्राह्मण धर्म को मानते हैं ना। तो बस आ गया आंसर। बस आराम से देख लेना है, गलती नहीं करनी है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? श्रीलंका में। कल भी बता दिया था, वैसे क्लास में बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार छपा हुआ है। लंका शब्द आ गया यहां पे, आगे श्रीलंका, श्री कर लेना, आप लिख लेना। किसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था कि जाओ भाई और प्रचार प्रसार करके आइए। आप कौन से धर्म का बेटा? बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करके आइए। तो देखिए महेंद्र भी गया था प्रचार करने के लिए, और इनकी पुत्री का नाम नहीं है, संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, ये पुत्री थी अशोक की, और पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र था। ठीक है। और इन दोनों ने जो शिक्षा दीक्षा ली वो किससे ली थी? वो तिस्य नामक एक व्यक्ति से ली थी, जो बौद्ध धर्म को जाना माना ज्ञाता व्यक्ति था। इन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी थी बुद्धिज्म की। ठीक है। तो ये दोनों प्रचार प्रसार करने कहां पे गए? लंका में। सिंध से पाटलिपुत्र तक जाने वाले मार्ग का जो उल्लेख है वो किस में दिया गया है? देखो सिंध से, सिंध राज्य बेटा कहां पे इस समय? पाकिस्तान में। और पाटलिपुत्र कहां बेटा इस समय? हिंदुस्तान में। ठीक है। तो एक रास्ता हुआ करता था सिंध से कहां तक बेटा? पाटलिपुत्र तक। यानी कि जो पश्चिमी हिस्सा है हमारा, जो सिंध वाला, जो इस समय पाकिस्तान में, तो वहां से पाटलिपुत्र तक व्यापारिक मार्ग था, आने जाने का एक सड़क थी, कह लीजिए आज के समय में, है ना, कह सकते हो आप, मार्ग था एक। तो इसका उल्लेख कहां पे किया गया कि भाई सिंध से पाटलिपुत्र तक भी एक रास्ता हुआ करता था उन दिनों। तो इसका उल्लेख जो किया गया है वो उल्लेख आता है कौन से ग्रंथ में बेटा? महावंश में। और महावंश बौद्ध धर्म का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन से धर्म का है? बौद्ध धर्म का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसका उल्लेख यहां पे किया गया है। इंडिका के अनुसार अग्रोनोमई कौन होते थे? ये एक पद दिया गया है, अग्रोनोमई। पद मतलब पोस्ट। अग्रोनोमई कौन होता था? जो इंडिका में मेगास्त्रीज ने लिखा है। तो ये होते थे बेटा कौन? नगरों के अधिकारी। जो नगरों के अधिकारी, शहरों के अधिकारी होते थे। जैसे शहरों के अंदर आज भी अधिकारी होते हैं भाई, हमारे शहरों की व्यवस्था को देखने वाले, तो उस समय भी अधिकारी होते थे। लेकिन उस समय मेगास्त्रीज ने क्या लिखा है? उनका नाम अग्रोनोमई या एग्रोनोमई भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो ये नगरों के शासन को देखते थे। मौर्य काल में देखो ये भी छप रहा है इस पर कुछ उल्टा सीधा। मौर्य काल में 5 भवन राज्यों में, भवन नहीं आएगा यहां पे, यवन आएगा। 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारक कौन से शिलालेख के अनुसार भेजे गए? मौर्य काल में धर्म प्रचारक भेजे जाते थे उस समय, है ना। कौन से शिलालेख में? तो जी अशोक का शिलालेख है, चौथा, 13वां, तीसरा या दूसरा। तो दूसरा जो शिलालेख है इसमें इसकी जानकारी है धर्म प्रचारकों को भेजने की। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक भेजता था। मौर्य काल में व्यापार का अध्यक्ष कौन होता था? जो व्यापार करवाता था। जैसे आजकल होते हैं ना हमारे यहाँ, जैसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है व्यापार वाला एक जो संभाग होता है ना, जैसे विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। इन चीजों को देखते हैं कि कितना व्यापार हो रहा है, कितना व्यापार नहीं हो रहा है आज भी। तो उस समय मौर्य काल में व्यापार का अध्यक्ष कौन होता था? व्यापार की जो देखरेख करता था। तो व्यापार की जो देखरेख करता था उसे बोलते थे पोतवा अध्यक्ष। क्या बोलते थे बेटा? पोतवा अध्यक्ष बोलते थे, है ना। सीता अध्यक्ष किसे कहते थे? जो राजकीय भूमि होती थी सरकार की, उससे जो टैक्स मिलता था, उससे जो पैसा मिलता था, उससे जो कर मिलता था, उसे सीता अध्यक्ष कहते थे। ये व्यापार वाला काम देखते थे भाई साहब। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, पूरे 100 क्वेश्चन। चिंता ना करो, आप कोई भी एग्जाम दे लेना बेटा, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये गारंटी है मेरी मौर्य काल से। तो ठीक है। और जितने भी टॉपिक, यहां पर मीता हो गया है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहां पर क्या क्वेश्चन है बेटा? सीता। सीता से प्रश्न है ये वाला। तो सीता क्या थी या क्या होती थी? किसका नाम था सीता?
तो यहां पर मौर्य काल में राजकीय भूमि, चुनी हुई भूमि, धर्म के लिए भूमि या कृषि भूमि, तो आंसर है राजकीय भूमि। यानी कि जो सरकारी खेती होती थी, सरकारी कृषि होती थी, सरकारी भूमि होती थी, उसी को सीता नाम कहते थे। क्या बोलते थे बेटा? सीता नाम कहते थे, ध्यान रखना, है ना। जैसे सीता आ जाए तो बच्चे क्या लगाएंगे? ये तो राम की पत्नी थी साहब गुरुजी, और इनका उल्लेख है कहां पे? त्रेता युग में इनको अपहरण करके ले गया था कौन? रावण। फिर भगवान राम छुड़ाने गए थे, भगवान राम छुड़ाने गए थे। भगवान राम को छुड़ाने में सबसे ज्यादा मदद करी हनुमान जी ने, और हनुमान जी का मिलन हुआ था। रामायण में हम एक कांड पढ़ते हैं और उसका नाम होता है किष्किंधा कांड, है ना रामायण के अंदर। तो किष्किंधा कांड में उनकी मुलाकात होती है पंपापुर में। पंपापुर एक जगह का उल्लेख है रामायण में, हमारी में रामचरितमानस में। और ये पंपापुर नामक जगह आज भी है, कृष्णा नदी के तट पर है, ये आंध्र प्रदेश में है ये वाली जगह। वहां पे सबसे पहले मुलाकात हुई थी, ठीक है। तो ये तो हमारे ग्रंथों में है, लेकिन मौर्य साम्राज्य में राज्य की खेती को बोलते थे, भूमि को बोलते थे बेटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत क्वेश्चन आएंगे। डायनोसिस सिरका, ये सिरका नहीं है, यहां पे सीरिया आएगा, और यहां पे मित्र नहीं है, मिस्र आएगा। थोड़ा देखो मिस प्रिंट है, आप समझ जाइएगा, मैं लिख देता हूं। एक देश का नाम क्या बेटा? मिस्र, और दूसरे देश का नाम क्या बेटा? सीरिया। तो देखिए मिस्र से कौन सा यात्री आया और सीरिया से कौन सा, बस ये देखो। सीरिया से कौन आया था? डायमेकस। डायमेकस आया, कहां से आया था? सीरिया से। और मिस्र से कौन आया था? डायनोसियस आया था। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध यात्री हैं, जो कि बहुत बार पेपरों में रिपीट हुए हैं। देशों के नाम और राजा के नाम दोनों बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। तो इनमें से देखेंगे डायमेकस राजनीतिक था, दोनों विद्वान थे, दोनों यात्रियों के नाम थे। तो दोनों किसके नाम थे? यात्रियों के नाम थे भारत के हिसाब से। तो यात्री के तौर पे आए हमारे देश में। किसके शासनकाल में आए? बिंदुसार के शासनकाल में। सिखों का परीक्षक कौन होता था? सिक्कों की जांच करने वाला कौन होता था भाई साहब? जैसे आज भी जांच होती है, छपने के बाद नोट छपते हैं तो उसकी भी जांच होती है। तो ऐसे ही उस समय सिक्कों का परीक्षक, जैसे हम पेपर देने जाते हैं तो हमारा परीक्षक होता है कि नहीं होता है, जो कॉपी जांचता है, वो देखता है कि गलत क्या है सही क्या है, ऐसे सिक्कों को भी पता करते थे। तो इसमें से जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गए हैं, कोई सही आंसर नहीं है। सिक्कों का जो परीक्षक होता था उसे बोलते थे बेटा रूप दर्शक। ये रूप दर्शक नामक जो व्यक्ति इस पद पर बैठता था, वो सिक्कों की जांच करता था। क्या करता था बेटा? सिक्कों की जांच करता था। नोट करिएगा। सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? वैश्य पुष्यगुप्त था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था बेटा? वैश्य पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ये सौराष्ट्र का राज्यपाल था। इस पॉइंट को नोट कर लेना, छाप लेना। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलते हैं फटाफट। मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार समाज को कितने वर्गों में, कितने हिस्सों में, तो कितने हिस्से बताए इसने समाज के? 7 हिस्से, जिसमें सबसे ज्यादा बल किसानों पर दिया गया है। किसानों को ज्यादा लिखा है इसने इंडिका के अंदर। जो 7 हिस्से बताए उसमें एक हिस्सा क्या है? किसान के। जो राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो क्या है बेटा? किसान। किसान से ही अर्थव्यवस्था चल रही है, तो किसान पे सबसे ज्यादा बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, मेगास्थनी के समाज के प्रमुख वर्गों में कौन सा वर्ग सबसे, वही मैं प्रश्न चर्चा कर रहा था कि सबसे अधिक संख्या किसकी बताई है। तो सबसे अधिक संख्या किसकी बताई इसने? कृषकों की। और सबसे कम संख्या किसकी बताई है इसने? दार्शनिकों की। इन्हीं 7 हिस्सों में कहता है कि किसान ज्यादा होते थे उस समय और दार्शनिक कम होते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी चीनी यात्री भारत में आए अलग अलग समय पे, ये कॉमन प्रश्न लिया है मैंने, वो भारत को क्या बोलते थे अपने हिसाब से? यानी कि कह सकते हैं चीन की लैंग्वेज के हिसाब से या अपने तरीकों के हिसाब से। तो चीनी यात्रियों ने जो भारत को नाम दिया बेटा, जब मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या नाम बोलते थे। कोई कोई प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाएगा, है ना। ये 4 ऑप्शन है बेटा, काउ चांग, किंग तू, यंग टीआई, युन तू। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में बेटा। चीनी यात्री जितने आए, जैसे चीनी यात्री कौन आए? हुएन सांग आया हमारे यहाँ, फाइयान आया हमारे यहाँ, इत्सिंग आया हमारे यहाँ, ये चीन से ही आए। तो ये बोलते थे कुछ नाम हमारे देश का, बताइएगा क्या बोलते थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर आपको पुरस्कार दिया जाएगा। एक चोल राज्य, एक पांड्य राज्य और एक केरल पुत्र राज्य। यहां पे इस तरीके से ऑप्शन आता है। सती पुत्र का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? तो इनका जो उल्लेख है इसमें से 13वें में है नहीं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो आंसर है इसका 3रे शिलालेख में। यानी कि जब सम्राट अशोक शासन कर रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत में ये लोग थे,
दक्षिण भारत में कौन शासन कर रहा था? चोल साम्राज्य था उन दोनों, ऐसा उल्लेख है। तो भाई है तो तीसरे शिलालेख में लिखा गया उनके बारे में। और चोल साम्राज्य तो बहुत ताकतवर साम्राज्य था दक्षिण भारत का, और भारत में सबसे पहले नेवी को बनाने वाला चोल साम्राज्य था हमारे इंडिया में बेटा, नौसेना को बनाने वाला। देखो अशोक के शासन काल में एक शब्द आता है कुमार और एक शब्द आता है आर्यपुत्र। जो पुग नहीं है बेटा, क्या आएगा बेटा यहां पे? आर्यपुत्र आएगा एक, और दूसरा कौन सा शब्द आएगा बेटा? कुमार। अशोक के शासनकाल में इनकी जो नौकरी होती थी इनको बेटा राज्यपाल कहते थे। इन पदों को बेटा क्या बोलते थे? जो राज्यपाल का पद नहीं है हमारे यहां वो बोलते थे बेटा, आर्यपुत्र बोलते थे और कुमार बोलते थे। प्रश्न आता है कि अशोक के शासनकाल में प्रांतों के मुखिया को क्या कहते थे? प्रांतों का जो मुखिया होता था उसे क्या बोलते थे? तो तुम्हारे लिए तुमने तो एक ही रट रखा, राज्यपाल राज्यपाल। बेटा राज्यपाल वहां नहीं आएगा, वहां बोलते थे कुमार, वहां बोलते थे आर्यपुत्र। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस गलत छप गए हैं। कहां नियुक्त किए जाते थे? गलत नहीं है, नियुक्त कहां किए जाते थे? तो सब जगह नियुक्त करते थे। तोसली में भी नियुक्त किया था उसने, उज्जैनी में भी और तक्षशिला में भी। बिल्कुल तीनों सही है, सब जगह नियुक्त करता था राज्यपालों को। तो लेकिन राज्यपालों को बोलते थे आर्यपुत्र और कुमार बोलते थे। अशोक के शासनकाल में कौन सा शब्द प्रशासन से जुड़ा है बेटा? जासूस। जासूस शब्द प्रशासन में आता था अशोक के शासनकाल में। बाकी का प्रशासन तो प्रशासन कॉमन शब्द है, न्याय विलय ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। जासूस शब्द प्रशासन में बहुत रेखांकित किया गया है अशोक के शासनकाल में। धार्मिक सहिष्णुता का संदेश, ये शब्द का मतलब होता है कि सभी धर्मों को एक समान मानना, सभी धर्मों का मान सम्मान करना, सभी धर्मों की कद्र करना, रेस्पेक्ट देना। इसका उल्लेख भी है। इसका उल्लेख कहां पे? दूसरे शिलालेख में। धार्मिक सहिष्णुता है ना, रिलीजन टॉलरेंस बोलते हैं इंग्लिश में इनको, तो दूसरे में मिलता है इसकी जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? यानी कि ये तो बाबा हो गए और ये हो गया नाती। नाती हो गया ना बाबा का, तो ये तो बाबा हो गए, ये नाती हो गया। यानी कि बाबा का और नाती का उल्लेख कहां पे मिलता है? एक ही जगह। दोनों का उल्लेख कहां पे मिलता है? एक ही जगह, ये आपको बताना है। तो दोनों का उल्लेख कहां पे मिलता है? एक ही जगह, रुद्र दामन वाले। रुद्र दामन में एक ही जगह उल्लेख मिलता है दोनों का। ठीक है सर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप चिंता ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुद्र दामन में उल्लेख मिलता है कलिंग युद्ध की समाप्ति और उसके बाद शिलालेख किसे संदर्भित करता है? कलिंग युद्ध की समाप्ति। ये हमारे सर आ गए हैं, एक मिनट अभी इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं आपको, क्लास करा दूं। बैठिए सर, पानी पीजिए, लीजिए सर, कोई बात नहीं, पानी पीजिए। तो देखिए सर, कलिंग युद्ध की समाप्ति और उसके बाद, तो देखिए कलिंग वाला बेटा कहां पे मिलता है? 13वें शिलालेख में। कलिंग वाला कहां पे मिलता है? 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है कलिंग की लड़ाई का। ठीक है सर, कोई गलती हो तो बताते जाना। श्रीमान जी, कलिंग की लड़ाई हुई थी, इसमें 3 लाख लोग मारे गए सर। राजा खारवेल किस राज्य के शासक थे? तो राजा खारवेल थे इनमें से, उड़ीसा लिख दिया वर्तमान राज्य का नाम, लेकिन उड़ीसा आएगा नहीं बेटा पेपर में कभी। जो करंट में नाम है इस समय तो हमारे भारत में, लेकिन उस समय के हिसाब से जो खारवेल शासन करते थे बेटा, वो कलिंग पे शासन करते थे। उस समय के हिसाब से आएगा क्वेश्चन तो। और कलिंग की राजधानी क्या होती थी? तोसली। ये आएगा बेटा क्वेश्चन तो आपके लिए। मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं हम, वर्तमान में पढ़ेंगे तो उड़ीसा आएगा, करंट में पढ़ेंगे तो खारवेल वहीं का राजा था। और खारवेल बेटा एक धर्म को और मानता था। कौन से धर्म को मानता था बेटा? जैन धर्म को। खारवेल जैन धर्म को मानता था। और अशोक कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। तो अशोक ने इतना तगड़ा आक्रमण किया, अटैक किया था कि कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग इधर मारे गए, ऐसा दर्ज है, अंकित है पुस्तकों के अंदर। हाथी भी मारे गए है ना, घोड़े भी मारे गए, जो भी सेना के तौर पर भाग लेते थे, चाहे जीव हो चाहे व्यक्ति हो। बहुत बड़े पैमाने पर रक्त रंजित युद्ध था ये इतिहास का। 261 ईसा पूर्व लड़ी गई ये लड़ाई थी। ठीक है, इसी के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था किसने? सम्राट अशोक ने। राज्य अभिषेक के 8वें साल में जैसे गद्दी पर अशोक बैठ गया था, तो 8वें साल में क्या लिखा है? उल्लेख किस शिलालेख में किया गया 8वें वर्ष का? 8वां वर्ष, ये थोड़ा क्वेश्चन ये भी मिसप्रिंट हो गया है ना। 8वें साल में कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, ये है प्रश्न, ये प्रश्न होना चाहिए था।
ये प्रश्न आता है कि राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कौन सा युद्ध लड़ा सम्राट अशोक ने, तो ऑप्शन मिलेगा आपको कलिंग का युद्ध लड़ा, है ना। ये थोड़ा सा यहां शिलालेख लिखा है, शिलालेख नहीं आएगा, कलिंग की लड़ाई आएगी यहां पे। कलिंग का क्या आएगा, युद्ध आएगा बेटा। शिलालेख तो कौन सा आएगा, 13वां आएगा, शिलालेख आएगा 13वां। और दूसरा कौन सा आएगा जो कलिंग के युद्ध की बेटा जानकारी देता है, और मैं बता दूं हाथी गुफा अभिलेख भी देता है बेटा, इसको भी नोट कर लेना। हाथी गुफा अभिलेख भी ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी जानकारी देता है कलिंग के युद्ध की, क्योंकि ये कहां से मिला था, उड़ीसा से मिला था बेटा। और इस अभिलेख से जो संबंध है वो राजा खारवेल का ज्यादा है ना। खारवेल कहां पे रहते थे, उड़ीसा में उन दोनों, यानी कि कलिंग में, तो उनका संबंध है बेटा। अगले प्रश्न में चले गए अगले प्रश्न पे। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन में कितने सदस्य होते थे। जैसे आज हमारे शहरों के नगर प्रशासन चलते कि नहीं चलते हैं, जैसे गांव का प्रशासन चलता है कि नहीं चलता है। गांव के प्रशासन को प्रधान देखते हैं और गांव के अंतर्गत होने वाले सदस्य देखते हैं, जो सदस्य शामिल होते हैं। जैसे ब्लॉक के प्रशासन को ब्लॉक प्रमुख देखता है और जिले के प्रशासन को जिला अध्यक्ष देखता है। अब ब्यूरोक्रेसी में आएंगे तो एक आईएएस अधिकारी होता है जो हेड होता है, उसके अंडर में बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं। इसी तरह मौर्य काल के अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन में कितने लोग होते थे जो पूरी व्यवस्था को देखते थे। तो पाटलिपुत्र में टोटल सदस्यों की उस समय की संख्या बेटा 30 होती थी, जो पाटलिपुत्र के शासन को चलाते थे। कौन से शासन को चलाते थे बेटा, पाटलिपुत्र के शासन को चलाते थे। पाटलिपुत्र मतलब बिहार की राजधानी है। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि पटना जो शहर है इस समय नया नाम क्या है इसका, पटना कौन सी नदी के तट पर स्थित है, पाटलिपुत्र या पटना, फटाफट से कमेंट में मुझे बताइएगा। और पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला राजा कौन था ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। और पाटलिपुत्र का और पुराना नाम क्या था ये भी मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा बेटा। अगर आप पढ़ रहे हैं रात और दिन तो कमेंट में बताइएगा, बिना गूगल पे जाए हुए बेटा। पढ़ाई हम आपको बेहतरीन तरीके से करा देंगे बेटा। जैसे कहते हैं देवानाम प्रिय उपाधि से कौन सम्मानित हुए थे। और एक और व्यक्ति अभी हमारे स्टूडियो में आए हैं, वो भी साक्षात अपने आप में देवानाम प्रिय हैं। मैं आपसे कभी रूबरू कराऊंगा उनका, अभी तो मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। देवानाम प्रिय का मतलब होता है जो व्यक्ति देवताओं का प्रिय है, जो व्यक्ति देवताओं का प्रिय है, वो भी हैं भगवान शिव के, राधा रानी के, दाऊजी महाराज के, हमारे पूरे ब्रज के प्रिय हैं वो व्यक्ति, ठीक है। ऐसे उस समय कौन होता था, सम्राट अशोक देवताओं का प्रिय होता था। तो सम्राट अशोक को यह उपाधि दी गई थी देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय व्यक्ति था सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेल्यूकस निकेटर कहां से शासन करता था। देखो सेल्यूकस निकेटर था तो यूनानी, समझिएगा बेटा। सेल्यूकस निकेटर कौन था बेटा, गुरुजी यूनानी था कायदा से, यानी कि यूनान से आया था भारत में। लेकिन शासन कहां से करता था, गलत कर जाएंगे बेटा। चलो मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं इस क्वेश्चन को, कमेंट में बताइएगा, छोड़ ही देता हूं मैं। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का कौन था, सेनापति था जो सिकंदर के साथ आया था। सिकंदर तो चला गया, इसे छोड़ गया भारत में और चार्ज दे गया कि आप संभालो पीछे से सारे राज्यों को। तो बेटा यूनान से आया, लेकिन शासन कहां से कर रहा था, भारत पर जो देख रेख कर रहा था, भारत में जो युद्ध करा रहा था, भारत की व्यवस्था को समझ रहा था, वो कहां से कर रहा था, कमेंट में बताइएगा। चलो मैं ये आंसर बता देता हूं, सीरिया से शासन करता था बेटा। बता नहीं पाते बेटा तुम, मुझे ये पक्की पता है, क्योंकि तुम बेटा गलियों में घूमने वाले हो, लड़कियों के पीछे मत डोलो बेटा। गलत नहीं कह रहा गुरुजी, बताओ गलत कह रहा हूं सर, अगर मैंने कोई बात गलत कही हो तो बताओ। बेटा गलियों में घूमना बंद कर दो और लड़कियों के पीछे भी मत घुमा करो, वो पीछे घुमा जाती हैं और वो नौकरी लगा जाती हैं अपनी। ध्यान रखना इस बात को, और आज नोट कर लेना क्या कह रहे थे गुरुजी। तुम घूमते ही रहना बेटा, ठीक है हमारे साहब। अशोक का समकालीन शासक श्रीलंका का कौन सा राजा था। श्रीलंका का राजा पूछ लिया है साहब यहाँ पे। जब सम्राट अशोक थे मौर्य साम्राज्य में, उस समय श्रीलंका में कौन सा राजा था। 4 ऑप्शन है, उनवह, पकुडुक करके, तिस्य और मूल रातिब, है ना। राजाओं के नाम थोड़े से ऐसे अटपटे मिलेंगे। तो श्रीलंका में जो उन दोनों शासन करता था वो तिस्य नामक एक राजा हुआ करता था, ये राजा था सम्राट अशोक के समय। और श्रीलंका का श्रीलंका नाम नहीं मिलेगा बेटा मौर्य साम्राज्य के समय, क्या नाम मिलेगा इसका, सिंहल नाम मिलेगा, है ना। कल भी हमने चर्चा करी थी ये वाला नाम। और कौन सा नाम मिलता है श्रीलंका का, सिलोन भी मिलता है बेटा, है ना। और कौन सा मिलता है सर, अनुराधापुर भी बताया था हमने, श्रीलंका के पुराने नाम है गुरुजी, ठीक है सर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। ये पूरा पोस्टमार्टम है बेटा,
पूरा पोस्टमार्टम है, पूरी क्लास देख लोगे तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चंस आपसे बाहर नहीं जाएगा, आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी पेपर से। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? विशिष्ट उल्लेख, तो विशिष्ट उल्लेख यहां पे मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। कहां पे मिलता है बेटा? मुद्रा राक्षस। और किसने लिखी है? कमेंट में फटाफट बताओ, किसने लिखी है मुद्रा राक्षस? विष्णुगुप्त। हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि विष्णुगुप्त ने लिखी है। तो मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है बेटा? इसने लिखा है मेरे ख्याल से। क्या नाम है लेखक का? विशाखदत्त। और विशाखदत्त कौन था? एक शूद्रक था। और इसमें एक कहानी लिखी गई है, कहानी मुझे याद नहीं आ रही है, इस पुस्तक में एक कहानी है, बहुत मार्मिक स्टोरी है, बहुत शानदार है। किसी दिन चर्चा करूंगा मैं विशाखदत्त की इसी स्टोरी के बारे में। और इनके बारे में तो उल्लेख है ही, इसके अलावा एक और स्टोरी इसके अंदर लिखी गई है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की मुलाकात होती है, ऐसा उल्लेख है। इन दोनों की मुलाकात होती है, ऐसा उल्लेख किया गया है। किसने? इसने कहा है, जस्टिन, जो कि यूनान का ही था। इसने कहा कि भाई ये दोनों का मुलाकात भी होती है, ऐसा लिखा है जस्टिन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साप्तांग शासन के सिद्धांत का उल्लेख। साप्तांग शासन, साप्तांग का मतलब क्या हो गया बेटा? 7, यानी कि जो शासन चलेगा वो 7 सिद्धांतों के हिसाब से चलेगा। किस ग्रंथ में किया गया? अच्छा, ग्रंथ पूछा गया है, तो ग्रंथ का नाम है बेटा अर्थशास्त्र। कौन से ग्रंथ में किया गया बेटा? अर्थशास्त्र। और लिखा किसने अर्थशास्त्र? चाणक्य ने। किसने लिखा है बेटा? चाणक्य ने। अब इस साप्तांग में देखो, राजा भी होता है बेटा, अमात्य भी होता है, जनपद भी होता है, दुर्ग भी होता है। दुर्गा नहीं है, यहां पे दुर्ग है। और इसके अलावा और बता दूं क्या होता है? कोष, दंड और मित्र। कोष भी होता है बेटा, दंड भी होता है बेटा, और मित्र भी होता है। तो तपन सर कितने हो गए राज्य के? जो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो साप्तांग सिद्धांत की बात हो रही है, तो टोटल कितने हो गए सर? 7 हो गए हमारे। इसी की चर्चा करी गई है अर्थशास्त्र में, जो किसने लिखा है? चाणक्य ने। कि भाई शासन चलाने के लिए ये 7 चीजें बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? राजा होना चाहिए सर, बिना राजा के नहीं चलेगा। अमात्य होने चाहिए, अमात्य पता नहीं किसे कहते थे, वही जाने, भगवान जाने। वित्त मंत्री को भी कहा गया है कहीं कहीं, पुरोहितों को भी कहा गया, पंडितों को भी कहा गया कहीं कहीं, है ना। जनपद, यानी कि जिला नहीं होगा तो कैसे चलेगा। दुर्ग मतलब उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। कोष मतलब भंडार होना चाहिए पैसों का। भाई हमारे यहाँ आरबीआई है कि नहीं? हमारे यहाँ एसबीआई है कि नहीं? और हमारे यहाँ भी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक बैठी हुई है, ठीक है। और दंड विधान भी होना चाहिए। भारत का एक राज्य, अभी हाल ही में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से राज्य ने अपनी विधानसभा से एक विधेयक पारित किया है और अपने राज्य में यह व्यवस्था लागू कर दी है, यदि हमारे राज्य में रेप जैसी कोई घटना होती है तो डायरेक्ट उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाएगी। कोई ना आजीवन कारावास दिया जाएगा, ना जेल में डाला जाएगा, डायरेक्ट फांसी। भारत का पहला राज्य बना है, उसने ये विधेयक पारित किया है। कमेंट में बताइएगा बेटा, टॉफी मिलेगी फिर आपको। और एक होना चाहिए मित्र। मित्र की परिभाषा तो आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के चर्चे दुनिया में रहते हैं। बताइएगा उनके भी मित्रता के बारे में आप हमें। पाटलिपुत्र में वंदगुप्त का महल, ये वंदगुप्त नहीं है, ये चंद्रगुप्त है बेटा। ये मिसप्रिंट हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे जो सर हैं, बना रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, कोई बात नहीं, लिख करके हम ही भेजते हैं क्वेश्चन बहुत सारी किताबों से, तो मिसप्रिंट हो जाती है छपने में। चंद्रगुप्त का महल किस सामग्री से बना था? स्टील से बनाया था चंद्रगुप्त ने, या पत्थरों से, या ईंटों से, या लकड़ियों से? यह प्रश्न पूछा गया है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था, कहां पे था ये महल? पाटलिपुत्र में था इनका ये महल। तो ये बनाया था बेटा पूरा का पूरा लकड़ियों से बना हुआ था। किससे बनाया हुआ था बेटा? लकड़ियों से। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम बुलंदी बाग था उन दिनों बेटा। क्या था? बुलंदी बाग। नोट कर लेना बेटा, क्या कर लेना? नोट। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा हुई थी, बिल्कुल हुई थी तीसरी बौद्ध सभा। कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? तीसरी बौद्ध सभा। गुरुजी आएगा रेलवे में पेपर, देखो कौन सी बौद्ध सभा होती है सर? तीसरी, ठीक है। कहां पे होती है ये तीसरी बौद्ध सभा? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाटलिपुत्र में। और शासनकाल किसका था? सम्राट अशोक का। और इस सभा की अध्यक्षता किसने करी थी बेटा? प्रश्न रुकता है हमारा अध्यक्षता पर आकर के, नहीं रुकेगा, चलेगा, धुआंधार चलेगा, नॉन स्टॉप। लेकिन बेटा अध्यक्ष कौन था इस सभा का? तीसरी बौद्ध सभा थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और राजा थे सम्राट अशोक। और अध्यक्षता कौन कर रहा था?
इस बौद्ध सभा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रश्न है किस ग्रंथ में उल्लेख है इस बौद्ध सभा का, तो किस ग्रंथ में उल्लेख है? महावंश एक ग्रंथ है बेटा, इसमें उल्लेख मिलता है कि अशोक के समय में एक बौद्ध सभा हुई थी जो कि नंबर में तीसरी थी, और कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता मैं बता देता हूं आपको, नहीं तो आप कहेंगे गुरुजी सभी को कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में बताओ। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोगलीपुत्तिस, बौद्ध धर्म के बहुत जाने माने विद्वान और ज्ञाता व्यक्ति थे। इन्होंने अध्यक्षता करी थी इस सभा की। कौन सी सभा की? तीसरे नंबर की। और चौथे नंबर की बौद्ध सभा कहां पे हुई थी? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और राजा का नाम भी बताइएगा और अध्यक्ष का नाम भी बताइएगा। अध्यक्ष मैं बता दे रहा हूं, राजा मैं बता दे रहा हूं, कनिष्क था एक राजा, उसके समय में चौथी बौद्ध सभा कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष कौन था बेटा? कमेंट में बताइएगा चौथी बौद्ध सभा का। प्रश्न बेटा इस लेवल के आएंगे अब एग्जाम में, वो छोड़ दो तुम बेटा, वो जमाने गए है ना, वो संतरा की गोली वाले जमाने गए अब बेटा। अब डेयरी मिल्क खाते हैं लोग, साले खुद तो खाते नहीं, उनके लिए ले जाते हैं, परियों के लिए, है ना, उन पर पैसा बहा दे रहे हैं। अब क्या करूं गुरुजी, माफ करना, कोई गलती से शब्द निकल गया हो तुम से। रज्जुक और सार्थवाह मौर्य शासन के कौन से अधिकारी होते थे? डेयरी मिल्क कभी जीवन में खुद नहीं खाई, इधर से उधर से मम्मी से पैसा ला, पापा से पैसा ला, और 100 रुपया की लाई और उसे देने गया एक पापा की परी को। क्या मतलब थी? अरे तू ही खा लेता 100 रुपए का, कई दिन खर्चा चलता तेरा, पेंट वेंट लिया था, बनियान बनियान लिया था, बताओ डेयरी मिल्क खिला रहा है दुष्ट। कौन समझाया ऐसे लोगों को? रज्जुक और सार्थवाह मौर्य शासन में कौन होते थे? तो ये होते थे बेटा व्यापारियों के काफिले। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो जो काफिला चलता था उस काफिले को क्या बोलते थे? सार्थवाह बोलते थे, और रज्जुक भी बोलते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता रहता है, व्यापारियों के काफिले को क्या बोलते थे? सांची का सर्वोत्तम स्तूप कहां है? सर्वोत्तम स्तूप तो है ही सांची का। सांची का जो स्तूप है वो सम्राट अशोक के सभी स्तूपों में सबसे सर्वोत्तम माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है। और ये कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और मध्य प्रदेश के कहां पे स्थित है? रायसेन में स्थित है। और एक नदी बहती है यहां पे, वेतवा नदी। वेतवा नदी के तट पर स्थित है, बहुत प्रसिद्ध नदी है वेतवा, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। और यूपी के झांसी में अगर आप पढ़ेंगे, ललितपुर जिले में आप पढ़ेंगे, तो वहां पर राजघाट बांध है, बहुत प्रसिद्ध बांध है, इसी नदी पर स्थित है बेटा। कौन सी नदी पर? वेतवा नदी पर राजघाट बांध बेटा, है ना। और सुनो एक और बात, इस स्तूप का जो प्राचीन नाम है बेटा, इस स्तूप का जो पुराना नाम है वो काकड़म नाम मिलता है बेटा। कौन सा नाम मिलता है? काकड़म। सांची के स्तूप का नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलेंगे। सांची का देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, काकड़म बोलते थे, इसका पुराना नाम था। अब क्या कह रहा है, ये कहां से मिला था? तो इनमें से तो कहीं से नहीं मिला था, सांची से मिला था इसके हिसाब से। और सांची कहां पे बेटा? एमपी में। और एमपी में कौन से जिले में बेटा? रायसेन में। कौन सा जिला है बेटा? रायसेन। और कौन सी नदी है बेटा? वेतवा नदी, है ना। वेतवा नदी सीमा बनाती है दोनों राज्यों की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अशोक का व्यक्तिगत नाम किस शिलालेख में? तो गुर्जरा एक शिलालेख है, इसमें व्यक्तिगत नाम मिलता है अशोक का, है ना। इसमें भी नाम मिलता है बेटा, ओडेगोलम में भी मिलता है बेटा। दो ऑप्शन है यहाँ पे, गुर्जरा भी सही है, ओडेगोलम भी सही है। गुर्जरा मध्य प्रदेश में मिलता है, ओडेगोलम कर्नाटक में मिलता है बेटा। कहां पे मिलता है बेटा? कर्नाटक में। कलिंग युद्ध के बाद पशुओं के वध पर रोक लगाई जाए, ऐसा कहा किसने? अशोक ने, क्योंकि बहुत पशु मारे गए दुनिया भर की लड़ाई में भी। अब वो कह रहा है कि वध नहीं होने चाहिए, पशुओं की बलि पर रोक लगना चाहिए। कौन कह रहा है? सम्राट अशोक। तो कौन से शिलालेख में? 9वां, 7वां, 13वां, ये 5वें में बोल के गया है इस बात को। 5वें शिलालेख ये जानकारी देता है कि कलिंग की जैसे युद्ध समाप्त हो गया तो पशुओं के वध पर, यहां कौन सा शब्द आएगा बेटा? वध पर रोक लगा दी। किसने रोक लगवाई? सम्राट अशोक ने। जैसे इस समय हमारे संविधान में भी एक आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में? गौ हत्या पर प्रतिबंध है। यह दुधारू पशुओं पर प्रतिबंध है बेटा। जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी हत्या नहीं की जा सकती संविधान के हिसाब से, लेकिन हत्या होती है। कमाल की बात है इसी संविधान में, इसी देश में विडंबना की बात है कि नहीं गुरुजी जी? संविधान कह रहा है कि हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हत्या हो रही है। अवैध कट्टी खाने वहां पे पता नहीं कितने भैंस गाय कटती हैं। हालांकि ये क्लास इतनी ज्यादा वायरल होगी नहीं, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, आगे चल के दुनिया देख सकती है। रोमनदेही बुक, रोमनदेही बुक नहीं है, ये अभिलेख है। कौन सा विवरण सही है? यह एक महल का नाम है, यह एक राजा का नाम है, यह एक खाद्य भंडार है, यह एक शिलालेख है। यह एक शिलालेख है रोमनदेही। ये वही है जब अशोक ने कहां की यात्रा करी?
लुम्बिनी की यात्रा करी थी। तो वहीं पर लुम्बिनी में जब यात्रा करी तो पूरी की पूरी जानकारी लुम्बिनी में मिलती है अशोक की, लुम्बिनी की यात्रा। और लुम्बिनी में बेटा किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। और जब वहां पे अशोक गया था तो वहां से वहां की जनता पे से टैक्स माफ कर दिया था अशोक ने। क्या माफ कर दिया था? टैक्स माफ कर दिया। क्योंकि क्या किया था अशोक? उससे पहले कौन से धर्म को अपना चुका था? बौद्ध धर्म को। और जन्म किसका हुआ था वहां पे? महात्मा बुद्ध का। तो अपना वो इतना समर्पित हो गया, इतनी सहानुभूति दिखाई उसने जनता के प्रति कि पूरा टैक्स वहां का माफ कर दिया था। रुम्मनदेई अभिलेख ऐसा बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टैक्स छुपाने पर कौन सा दंड दिया जाता था? जैसे आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे महान भाव हैं जो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं लेकिन सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। अलग अलग माध्यमों से अलग अलग अपने अकाउंट खुलवा देते हैं दूसरे लोगों के नाम पर। बुआ, मामा, फूफा, बहू, छोरे सब ने ले आते हैं। लेकिन टैक्स कैसे माफ करना है? उसकी सजा हमारे यहां जेल है सिर्फ अभी आज के वर्तमान में। अगर कोई टैक्स नहीं भरेगा, टैक्स की चोरी करेगा। उन दिनों क्या होता था मौर्य काल में बेटा, अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो बेटा आपको यह दिया जाता था उन दिनों, सीधे बेटा गले को काटा जाता था उन दिनों, यानी कि मृत्यु दंड। आज तो सिर्फ जेल होती है। बहुत सारे लोग आज भी हैं जो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं और टैक्स नहीं देते हैं सरकार को। बहुत कम लोग हैं जो सरकार को टैक्स देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। ये सजा नहीं है बेटा, यहां पे शिक्षा है। यहां पे कौन सा शब्द आएगा? शिक्षा। शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था उन दिनों भारत में? सबसे प्रसिद्ध केंद्र बेटा मैं बोल रहा हूं, वो मिसप्रिंट हो गया, मैं बोलता चल रहा हूं। प्रसिद्ध केंद्र, तो सबसे प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का तक्षशिला था। ये तज बिला लिख गया है, मिसप्रिंट है। तो सही आंसर क्या होगा? तक्षशिला। जे बेटा एजुकेशन का या पढ़ाई लिखाई का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल का। और तक्षशिला बेटा कौन से राज्य की राजधानी थी? उत्तरापथ की। ये राज्य का नाम था बेटा उत्तरापथ। उत्तरापथ राज्य का नाम था। और तक्षशिला बेटा इस समय वर्तमान में कहां पे स्थित है बेटा? पेशावर में। पेशावर कहां पे है गुरुजी? पाकिस्तान में। जाएंगे गुरुजी और हम, हमारी स्टूडियो की पूरी टीम पेशावर जाएगी और फिर कभी लौट के नहीं आएगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अशोक ने स्वयं को किस पद पर स्थापित किया था? तो किस पद पर? मगध का सम्राट बना था साहब। सम्राट अशोक कहां का सम्राट बना था? मगध का। बहुत सिंपल बात है साहब ये तो। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अशोक के नाम का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अशोक का नाम, तो अशोक का नाम कहां में मिलता है? ये चारों ही ऑप्शन नहीं है वैसे। श्री विजय, हिंदू शिलालेख, शिरोमणि शिलालेख, हर्ष शिलालेख, ये चारों शिलालेख ऑप्शन ठीक नहीं है इसमें, है ना। अशोक का जो नाम मिलता है वो कई में मिलता है, जैसे गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, जैसे मास्की में मिलता है। जैसे मैं लिख देता हूं आपके लिए, गुर्जरा में मिलता है अशोक का व्यक्तिगत नाम, है ना। जैसे कहां पे मिलता है? मास्की में भी मिलता है। जैसे एक और मैंने बताया था ओडे गोलन में भी मिलता है, ये भी दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ था। इनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, इनको नोट करिएगा। वो ऑप्शन मिसप्रिंट हो रखे हैं, आगे से नहीं होंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से बनाएंगे। ये एक शब्द है प्रणयम और ये लिखा है आपातकालीन कर। किस काल में था? है ना, एक आपातकालीन टैक्स होता था। जैसे सरकार को कोई आवश्यकता लगी, जैसे अभी हमारे यहां कोविड आया था, पूरे विश्व भर में आया कोविड। पूरे विश्व भर में तो नहीं कहेंगे लेकिन विश्व के अधिकांश हिस्सों में कोविड था, है ना, महामारी जैसे कोरोना का आ गया। तो सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा देश के लोगों से कि जो सक्षम लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ भी पीएनबी के एक सर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी योगदान दिया था उस समय। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जो सक्षम लोग हैं वो देश भर के लोगों के लिए जो हम मदद करेगी सरकार, उसके लिए आप योगदान दे सकते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि लोग बहुत मर रहे थे इससे, कोरोना से। बहुत गरीब लोगों के पास तो पैसा भी नहीं था, आप समझ ही रहे। तो सरकार ने एक फंड बनाया था प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के नाम से। तो उसमें पैसा दिया था, जो लोग दे सकते हैं, 50 रुपए वाला 50 दे सकता है, 10 वाला 10 दे सकता है, उसका भी पैसा जा रहा है। वो भी कहीं ना कहीं मदद के कार्यों में ही जाएगा। 10 रुपए होंगे तो 10 जाएंगे, 100 होंगे तो 100 जाएंगे। ऐसा सरकार ने बनाया था। जैसे ही मौर्य काल में कोई आपातकालीन व्यवस्था होती थी, कौन सी व्यवस्था? आपातकालीन। और ये कौन से काल में? ही मौर्य काल में। तो एक टैक्स लगाते थे, उस टैक्स का नाम क्या था? प्रणयम टैक्स था उस समय, आपातकालीन व्यवस्था में। जैसे हमारे यहाँ कोविड में प्रधानमंत्री फंड बनाया गया, ऐसे मैं आपको जोड़ के बता रहा हूं। गिरनार में भाई साहब सुदर्शन झील की काकराई सिर्फ और सिर्फ बनवाई नहीं, ध्यान रखियो, यही गलती कर जानते। एक प्रश्न आएगा निर्माण और एक प्रश्न आएगा मरम्मत। मरम्मत का मतलब उसकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है दोबारा से, जो टूट फूट हो गई है उसको काम कर रहे हैं ना। लेकिन निर्माण में तो पूरा ही निर्माण कराया था। तो मरम्मत किसने कराई? देखो, मरम्मत कराई थी अशोक ने,
रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने, तीनों ने कराई। इन्होंने निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इस झील का निर्माण कराया था गुजरात में, गुजरात के जूनागढ़ वाले हिस्से में। जो गिरनार की पहाड़ियां हैं वही पहाड़ियां हैं जिनको अरावली की पहाड़ी बोलते हैं बेटा हम, लेकिन गुजरात में इनको क्या बोलते हैं बेटा, गिरी की पहाड़ियां। और यहीं पर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य भी है जिसका नाम क्या है, गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, बब्बर शेर, बिल्कुल। तो ये तीन, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, अशोक, तीनों ने मिलकर क्या कराया, अलग अलग समय पे अपने समयों में मरम्मत कराई। जैसे आज आप घर बनवाओ, आपके बाबा ने घर बनवाया था, फिर पिताजी ने मरम्मत करा दी, पिताजी का पुत्र हुआ तो पुत्र ने मरम्मत करा दी, पुत्र का पुत्र हुआ उसने भी मरम्मत नहीं, उसने नया मकान बनवा। है ठीक है, देखो भाई ने थोड़ी सी आवाज की दिक्कत है गई, तो अभी दोबारा बता देते हैं क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन के लिए मार्कर जे रहा हमारा। तो देखिए बिलादेपुर जो होता था वो कौन होता था, चुंगी वाला अधिकारी होता था मौर्य काल में, जो चुंगी को संभालता था, है ना।
चुंगी से टैक्स लेता था, उसे क्या बोलते थे? बलादेव बोलते थे बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सैंड्रोकोटस के बारे में सही विवरण। ये जो नाम है ना बेटा सैंड्रोकोटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया। ये नाम किसे दिया गया बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन किस किसने कहा? तो इन तीनों ने कहा था, स्ट्रेनो, एरियन और जस्टिन ने, इन तीनों ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को ये वाला नाम दिया था इन्होंने, क्योंकि ये अपने हिसाब से लिख रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो हमारे हिसाब से, हमारे इतिहास के हिसाब से यूनान, ये तीनों कौन थे? यूनानी। इन्होंने सैंड्रोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। ये ऑप्शन आता है बेटा, मैंने तीनों लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए, इनमें से एक आएगा आपके लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री थी ना, है ना, इसी से तो शादी हुई थी, हेलना से। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। 4 राज्य किस में मिले थे? दहेज में। दहेज मिला था भारी भरकम। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो कौन से धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य? जैन धर्म को मानते थे बेटा। बताओ कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, बिंदुसार एक का संबंध किस धर्म से था? तो बिंदुसार बेटा आजीवक धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था बेटा? आजीवक धर्म को मानता था। अगले क्वेश्चन, अशोक का दरबार किस विद्वान से भरा हुआ था? कौन से विद्वान रहते थे अशोक के दरबार में? चाणक्य और कालिदास, गौतम और अरस्तु, भास्कर और बरामीर, इनमें से तो कोई नहीं रहता था। डायमेकस और डायनासिस तो कह सकते हैं कि ये तो रहते होंगे, क्योंकि ये बिंदुसार के दरबार में आए थे और फिर बाद में इधर मौर्य साम्राज्य में रहे थे ये बाद में। तो इन दोनों के बारे में हम कह सकते हैं कि डायमेकस सीरिया से आया था, डायनोसिस मिस्र से आया था। ये दोनों अलग अलग देशों से आए थे और इधर रहे थे। ठीक है, तो ये बेटा जो टॉप क्वेश्चंस थे मौर्य साम्राज्य के यहां पर समाप्त होते हैं। ये पूरी क्लास कैसी लगी? 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार देखिएगा, एक एक क्वेश्चन रट जाएगा। और क्वेश्चन आप रेलवे का एग्जाम देना, वनडे कोई भी एग्जाम देना, एक दिवसीय, उससे बाहर नहीं जाएगा बेटा कोई भी क्वेश्चन होते हैं अब खत्म। अब आएगा अगला टॉपिक गुप्त साम्राज्य का, या जो भी स्ट्रीम में हम पढ़ाएंगे। पहले तो लीसेंट जो हम पढ़ा रहे हैं उसे तो कवर करा ही रहे हैं, लेकिन टॉपिक खत्म होने के बाद ये क्लास आया करेगी आपके लिए। आप आरओ का दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे आप पैट का दो, चाहे लेखपाल का दो, कोई भी बेटा एग्जाम दो एक दिवसीय, सभी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है। बहुत कोशिश करिए हमने आपको बेहतर से बेहतर करने की। आवाज बैठ रही है मेरी बिना डेयरी मिल्क के, जबकि मैं किसी को दे रहा नहीं हूं, ना मैं किसी से ले रहा हूं, क्योंकि हमारे ऊपर एक सीबीआई अधिकारी बैठे रहते हैं 24 घंटे, वो हमारी निगरानी रखते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।